तो हमारा जो टॉपिक मतलब अगर जब हम परसेंटेज की बात करें, अगर उस दौरान हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें कि हम एक सबसे इंपॉर्टेंट सेशन को नोटिस कर रहे हैं, तो परसेंटेज के बगैर पॉसिबल नहीं होता है। आप परसेंटेज की इंपॉर्टेंस को, परसेंटेज की गंभीरता को समझते हैं कि क्या होता है प्रतिशत और क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी एक दिवसीय परीक्षा में। आप 2-3 टॉपिक की बात करिए, जैसे प्रतिशत को नोटिस किया जाए, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन को नोटिस किया जाए, फ्रैक्शन को नोटिस किया जाए, जो कि बेसिक कैलकुलेशन के मीडियम होते हैं। जैसे गणित पढ़ने के लिए हम लोग कहते हैं कि हमें जोड़ घटाव गुणा भाग ये बेसिक तौर पर आता रहना चाहिए, उसी प्रकार से प्रतिशत की इंपॉर्टेंस को भी हम लोग सबसे अच्छा करके मानते हैं। मैं आज के लेक्चर में आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि प्रतिशत की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रतिशत की क्रिटिकलिटी कितनी है, कैसे उस क्रिटिकलिटी से उबरा जा सकता है, कैसे फाउंडेशन लेवल अपने दिमाग में डेवलप किया जा सकता है। प्रतिशत का शब्द सुनते ही, जैसे कि आज जानते हैं आप सब लोग कि प्रतिशत व्यवहारिक रूप से गणितीय पद्धति में हर जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी एक दिवसीय परीक्षा में कैसे इंपॉर्टेंट, इसको जानने के लिए सबसे पहले इसके बारे में सीखने की आवश्यकता है। अंग्रेजी का अगर हम लोग प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर करें तो इसको हम पर सेंचुरी कहते हैं। आप ध्यान देते जाइएगा सब लोग, कुछ बातें फैक्ट है, कुछ बातें थोड़ी सी हमें यहाँ पर गंभीर होकर, क्योंकि गणित पढ़ रहे हैं तो गणित में थोड़ी सी गंभीरता की अनिवार्य इंपॉर्टेंस होती है। आप गणित का मतलब ही गंभीरता है। परसेंटेज, जैसे मैंने कहा पर सेंचुरी, प्रतिशत का मतलब प्रति 100, अर्थात आप समझ गए होंगे किसी भी मान का 100 पर की गई तुलना उसका प्रतिशत कहलाती है। कोई भी वैल्यू है, अगर हम उस वैल्यू के साथ एक सिंबल लगा देते हैं दिस टाइप, मतलब यहाँ पर यह सिंबल लगा दे तो उसकी तुलना 100 पर कर ली गई है। जैसे उस संख्या के साथ परसेंटेज सिंबल लगता है, उस संख्या का स्वरूप बदल गया है। कोई संख्या सिंपली 5 लिखी गई थी, अब उस 5 के साथ जैसे ही आपने इस तरह का सिंबल अप्लाई कर दिया, वो 5 ना रह करके 5/100 हो गई, मतलब 100 पर 5 हो गई। हम लोग यहाँ पर इसी तरह से चीजों को समझते हैं कि अगर कोई भी मान दी गई है उसके साथ इस सिंबल को लगा दिया गया है, दैट मींस हम उसका कंपैरिजन 100 पर कर रहे हैं। आप लोग जीवन में डेली लाइफ में बहुत जगहों पर 100 के तौर पे सारी चीजों को कंपेयर करते हैं। जब एक छात्र कोई परीक्षा में कुछ अंक अर्जित करता है तो उसको आप प्रतिशत से काउंट करते हैं। किसी व्यवसायी ने कुछ मान लीजिए लाभ गेन किया तो उसको भी परसेंटेज में काउंट करते हैं। हम लोग किसी भी प्रकार की स्थिति को हम प्रतिशत में सोचते हैं। जैसे आज की डेट में आप देख रहे हैं कोरोना वायरस फैला हुआ है इस समय, तो हम लोग देखते हैं कि डेथ रेट क्या है, हमारी जो है रिकवरी रेट क्या है, उसको भी आप देख रहे हैं कि परसेंटेज में ही काउंट किया जा रहा है। तो प्रतिशत का इंपॉर्टेंस आप लोग अच्छी तरह से गौर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रतिशत एक्चुअली में कैसे। एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं चीजों को शुरू करूंगा, मैं वहीं से आपके फाउंडेशन को डेवलप करूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे आप समझिए कि हम किसी बैंक में मान लीजिए कुछ पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक हमको कहती है कि हम आपको कुछ प्रतिशत की दर से ब्याज देंगे। मान लीजिए बैंक ने हमसे कहा कि हम आपको 5% की दर से ब्याज देंगे, यह आपकी दर है ब्याज की। सिंपल सी बात है, मैंने थोड़ा सा शुरुआत ऐसे करी कि आपको समझ में आए बातें। अब उसका अर्थ क्या है कि बैंक हमसे कह रही है हम आपको 5 रुपए देंगे प्रति 100 रुपए पर। ध्यान दीजिएगा, बैंक हमसे कह रही है, एक्चुअली उसने हमको 5% ना कह करके हमसे उस 5% की मीनिंग को ऐसे कहा है कि हम आपको 5 रुपए देंगे प्रति 100 रुपए पर 1 वर्ष में। अगर आप लोग ब्याज पढ़ें, और वैसे भी कोई भी इस समय जो हमें लाइव देख पा रहे हैं आप सब लोग, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कंपटीशन की दुनिया का नहीं होगा। थोड़ी बहुत जानकारी आप सबको अच्छी तरह से होगी कि अगर बैंक हमको कह रही है हम आपको 5% की दर से ब्याज देंगे, तो एक्चुअली बैंक हमसे कह रही है हम आपको 5 रुपए देंगे हर एक 100 रुपए पर 1 साल में। मैंने अगर कहा बैंक से कि भाई मेरे पास 100 नहीं बल्कि 500 रुपए है, मान लीजिए आपने कहा सर हम 100 नहीं जमा करना चाहते, हम 500 जमा करना चाहते हैं आपके बैंक में, इसका मतलब 100 की आप 5 नोट जमा करना चाहते हैं। जब एक नोट पर बैंक हमको 5 दे रही थी, तो 5 नोट पर हमको 25 रुपए देगी 1 साल में। अब आपने अगर इस समय यहां पर एक बात और नोटिस कर ली कि आपने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, हम 2 साल के लिए जमा करना चाहते हैं। आप यही 500 रुपए को अगर आप 2 साल के लिए जमा करना चाहते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि इस समय बैंक हमको 2 गुणे 25 कर दीजिए तो 50 रुपए देगी 2 साल में। तो मेरे प्रतिशत का उपयोग कुछ ऐसे ही होता है, लेकिन हम प्रतिशत को यहां पर शुरू करने जा रहे हैं। हम आपको एकदम से स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और वहीं से हम आपको सारे शब्दों का मतलब समझाते हैं। मैंने आपको बताया कि प्रति 100 मतलब 100 पर की गई तुलना प्रतिशत कहलाई। आपने देखा कि कैसे किसी एक संख्या के साथ सिंबल इसको अटैच किया तो परसेंटेज बन गया, इसका मतलब वो x/100 हो गया, मतलब उसका मान x/100 हो गया। तो 2 चीजें मेरे सामने सबसे इंपॉर्टेंट बनकर आ रही है कि कोई संख्या दी रहे, अब वह संख्या आपकी कुछ भी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, वह संख्या आपकी पूर्णांक हो सकती है। एक पूर्णांक संख्या आप समझते होंगे क्या होती, बहुत बार हमने इस बात को समझाया है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर।
वह संख्या एक भिन्न संख्या हो सकती है, फ्रैक्शनल नंबर हो सकती है, वह संख्या एक दशमलव की संख्या हो सकती है, डेसिमल नंबर हो सकती है। किसी संख्या को अगर मुझे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, किसी संख्या को अगर मुझे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, आप लोग समझने की बस जरूरत है, आप सारी बातों को भी स्पष्ट कर पाएंगे। तो मुझे संख्या को प्रतिशत में लाने के लिए 100 से हम गुणा करेंगे। 100 से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जबकि अगर हम प्रतिशत से संख्या में जाना चाहते हैं तो हम 100 से भाग देंगे। बस इतनी बात को आपको दिमाग में रखना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक संख्या सपोज करिए 1/2 है, तो आपने कहा सर इसका जो प्रतिशत होगा एक्चुअली वह 1/2 गुणे 50 होगा, 100 होगा। कहने का मतलब यह 50% होगा। अब आप समझ गए होंगे, जैसे मैंने कहा सर 1/4 एक संख्या है, तो आपने कहा सर 1/4 गुणे हम 100 कर दें, मतलब यह 25% होगा। इसी प्रकार से अगर यह 25% था, इसको संख्या में कन्वर्ट करना था, तो आप लोग यहां पर 25 को 100 से भाग दे दीजिए, ऑटोमेटिकली यह सिंबल गायब हो जाएगा, इसका मान 1/4 हो जाएगा। सिंपल सा शब्द है, सिंपल सा अप्रोच है कि संख्या को प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत को संख्या में बदलना है, 100 से भाग कर दीजिए। यह सामान्य सी स्थिति है और हम सब लोग इस पर बहुत ही ज्यादा अवेयर हैं, हम सबको ये सब बातें पता है। लेकिन बात यहां पर सब्जेक्ट की, टॉपिक की गंभीरता की है। जब हम इस विषय को पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो प्रतिशत का जो प्रयोग है, मैं आपको अब रियलिटी बताऊं फ्रैंकली, प्रतिशत का प्रयोग हमारी कंपटीशन की लाइफ में एक एप्लीकेशन की तरह होता है, एक जनरल कॉन्सेप्ट की तरह होता है। आप जैसे कि गणित पढ़ना है तो आपको बेसिक ऑपरेटर आना जरूरी है, जोड़ घटाव गुणा भाग, जो कि हम बेसिक तौर पर बचपन में पढ़ते हैं। संख्याओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा पूर्णांक संख्याएं होती है, भिन्न संख्याएं होती है, दशमलव संख्याएं होती है, इन सब की जानकारी होना आवश्यक है। उसी प्रकार से जब कंपटीशन की शुरुआत हम करते हैं गणित में, तो हमें प्रतिशत का नॉलेज होना जरूरी है कि प्रतिशत है क्या, प्रतिशत का हम बिहेवियर समझे और प्रतिशत की इंपॉर्टेंस को कुछ अलग अलग प्रकार के फैक्ट में समझे। जैसे आप जब पूरे प्रतिशत को पढ़ेंगे तो कुछ अलग अलग कंडीशंस पर आधारित टॉपिक होंगे। कुछ कंडीशनल टॉपिक को मैंने यहां पर रखा है, कुछ को आगे मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो आय तथा व्यय पर आधारित बनते हैं, परीक्षा पर आधारित बनते हैं। परीक्षा में भी कई कैटेगरी होती है, जैसे फेल पास होता है, फेल पास होता है, साथ साथ अंकों पर आधारित भी प्रश्न बनते हैं। अंकों पर भी कई सारी कैटेगरी बनती है, वेन डायग्राम का प्रयोग किया जाता है। यहां पर एक बात और ध्यान देना है, जब फेल पास होता है तो एक छात्र पर आधारित होता है, 2 छात्रों पर आधारित होता है, तो कई तरह की अलग अलग परिस्थितियां बनती है। डिटेल डिस्कशन हम लोग जब तब करते हैं जब टॉपिक पे होते हैं। चुनाव जब होता है कहीं पर, उस समय की चीजों को नोटिस किया जाता है, उस समय क्या स्थिति बनती है। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न बनते हैं, पॉपुलेशन किसी टाउन की, किसी कस्बे की, नगर की, जगह की। मिश्रण पर आधारित प्रश्न, इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी के प्रश्न प्रतिशत से संबंधित होते हैं। लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा, और इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए, खूब अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजों की जानकारी होना जरूरी है। वह जानकारी प्रतिशत से संबंधित है। कुछ लोग इसको नया नया टॉपिक मानते हैं। सबसे पहली चीज मैंने लिखा कन्वर्जन। कन्वर्जन का अर्थ है कि आप ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि प्रतिशत में अगर कोई मान दिया है तो उसको संख्या, मतलब भिन्न में, संख्या में कन्वर्ट करिए, या संख्या में कोई मान दिया है और उसे प्रतिशत में कन्वर्ट करिए। अगर इतनी चीज आप सीख पाते हैं, जो सबसे गंभीर विषय है यहां पर और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो पूरे चैप्टर या इवन मैं कह दूं कि अर्थमेटिक के 60% सेक्शन में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण, मैं पूरे अर्थमेटिक का पार्ट कन्वर्जन ही मानता हूं कि आप संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करना सीख लें, प्रतिशत को संख्या में कन्वर्ट करना सीख लें, और कोई खास जरूरत नहीं होगी। दूसरी चीज जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जिसको आप प्रतिशत वृद्धि, आप देखना तो यहीं पर आपको सारी चीज समझ में आएगी। कमी कहते हैं, प्रतिशत वृद्धि और कमी को थोड़ा समझिए, नए नए चैप्टर बना देगा। वृद्धि तो वृद्धि थी, वृद्धि का मतलब लाभ होता है, कमी का मतलब हानि होती है। एक चैप्टर बन गया हमारा लाभ और हानि, वह भी इसी का पार्ट हो गया, कोई नया नहीं है। इसी के साथ डिस्काउंट इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि हानि की तरह डिस्काउंट काम करता है, तो यहां पर छूट का चैप्टर भी इन्हीं के साथ इंक्लूड हो जाएगा। तीसरी बात, वृद्धि का मतलब जो लाभ है, और लाभ का मतलब ब्याज भी होता है, मतलब वृद्धि को हम ब्याज की तरह कंसीडर करेंगे। तो ब्याज भी 2 प्रकार के होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इसलिए हमें अगर इतनी बातें पढ़ते हैं, जो कि ये पढ़ने के लिए
आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इतना पढ़ने से ए आएगा और ए आने से आप समझ गए कि क्या क्या आएगा। आप 4-5 चैप्टर कवर कर ले रहे हैं, आपको कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। लास्ट में यहां पर जो और कैलकुलेशन का पार्ट है वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। जब किसी भी मान का, जो दो समान नेचर की चीजें होती हैं, आपस में उसको आप प्रतिशत के लिहाज से कंपेयर करें, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द परसेंटेज। लेकिन इन सब चीजों का प्रयोग आप सिंप्लीफिकेशन में भी करते हैं, जो हमारी परीक्षा के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, जो हम लोगों ने परीक्षा के लिए इस बैच को प्लान किया है। शुरुआत करना शुरू करेंगे। प्रतिशत का हम लोग कंपैरिजन से स्टार्ट, कन्वर्जन से स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा हम प्रतिशत को शुरू करेंगे और केवल यही एक टॉपिक को ही हम मान लेंगे कि यही हमको पढ़ना ही है, कुछ नहीं पढ़ना है। 2 से 4 या हम कह रहे 5 मिनट तक मेरे साथ गंभीरता के साथ आप जुड़िए। इसके बाद आप खुद ही अनुभव करेंगे, नहीं हम सही डायरेक्शन में है, सही तरह से पढ़ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं। कन्वर्जन में आपको मैंने कहा ना कि प्रतिशत की क्रिटिकलिटी, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती सबसे बड़ी होती है कि आप पहली चीज तो संख्या का सही अवलोकन कर पाए, आप प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट कर पाए, भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट कर पाए, सारी समस्या खत्म है। इसके लिए थोड़ी सी बातों को ध्यान देना पड़ता है। मैंने यहां पर 2 खंडों में चीजों को डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश करी है, आप लोग ध्यान देते जाना बस। सबसे पहले जैसे मैं कुछ भिन्न जो बेसिक तौर पर यूज किए जाते हैं, जैसे कि 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, इसी तरह से 1/14 भी लिख दूंगा, अभी थोड़ा समझिएगा। मैंने इवन नंबर्स को यूज किया है। इससे पहले मैं बता दूं, कभी भी कोई कंप्लीट मान, पूर्ण मान 1 होता है, चाहे वह किसी परीक्षा का पूर्णांक हो, चाहे किसी व्यवसायी का कुल निदेश हो, चाहे हमारी कुल इनकम हो, वो मेरे लिए 100% होती है। इसलिए एक मान को जो भिन्न के तौर पर, संख्या के तौर पर 1 होता है, उसको हम लोग 100% कहते हैं। आप लोग व्यवहारिक भाषा में प्रयोग करते हैं, यार आपने पूरा काम कंप्लीट कर लिया, पूरा मतलब 100% काम कंप्लीट कर लिया। आप कहते हैं हाँ सर कर लिया, नहीं तो कहते हैं सर कुछ बचा है। कहेंगे कितना बचा है, हमने कहा सर अभी आधा बचा है, मतलब 50% बचा है। आप सोचो कैसे किया आपने, 1/2 को 100 से गुणा किया, या ऐसे कह सकते हैं 2 से हमने 100 को भाग दिया तो 50% आया। चलिए हमने कहा सर अभी तो हम 1/4 कर पाए हैं, मतलब 1/2 का भी आधा कर पाए हैं। तो 1/2 का आधा अगर 1/4 होता है तो 50 का आधा 25% होगा। चलिए, या हम ऐसे भी कह सकते थे 4 से हमने 100 को भाग दे दिया। दूसरी तरफ हम कह दें कि नहीं सर अभी हम केवल 1/6 भाग कंप्लीट कर पाए हैं, जो कि 1/2 का 1/3 होगा। तो 50 का 1/3 करेंगे तो 16 सही 2/3 आएगा। 50/3 कर दीजिए तो 16 सही 2/3% होगा। 1/8 मतलब 1/4 का आधा हुआ, या 1/2 का 1/4 हुआ। तो 1/4 का आधा 12.5% होगा, या आप इसको क्या कह सकते हैं, 12 सही 1/2% कह सकते हैं। इसी तरह से अब हम पहुंच गए 1/10, मतलब पूरे का 10वां हिस्सा, इसका 5वां हिस्सा। आप जैसे रिलेट कर सकते हैं उस तरह से कर दे तो इसको हम 10% कहेंगे। हम 1/12 की बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप सब लोग को सब बातें समझ में आ जाएंगी। 1/12 मतलब आप समझ गए होंगे 1/6 का आधा। 1/6/2 कर दीजिए तो 1/6 का आधा। तो आधा देखिए निकाला कैसे जाता है, यहां पर निकालने का सिस्टम समझने की कोशिश करिएगा। 16 का आधा 8, 16 का आधा 8, 2 का आधा 1, तो 8 सही 1/3% होगा। 8 सही 1/3% होगा, ऐसे समझिएगा। या 12 से हमने 100 को भाग दे दिया तो 12×8 = 96, 4/12 कर देंगे, जो कि आप शायद समझ पा रहे हैं कि 1/3 हो जाएगा। 8 सही 1/3% होगा। फिर चलिए हम 1/14 लिख दें। 1/14 हमने कहा कि 1/14 को कैसे समझे, 100 से डायरेक्ट भाग दे दें। 100 से डायरेक्ट ना भाग दे करके आप इसका 1/7 मतलब 7 हिस्सा कर दें तो 7×7 = 1/7% हो जाएगा। 7 सही 1/7% हो गया। फिर ध्यान दीजिएगा, 1/16 की जरूरत पड़ गई अगर देखिए कभी हमको, तो हम कैसे करेंगे। 1/4 का मान 25% है। 1/4 का 1/4, 1/4 करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 × 24 = 25, 6 सही 1/4% हो गया। अब आप समझने की कोशिश करना कि कैसे कैसे चीजों को डेवलप किया जा रहा है, कैसे कैसे चीजों को बनाया जा रहा है। जैसी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम चीजों को फिर से अपने हिसाब से होल्ड भी कर लेंगे। जैसे आप समझने की कोशिश करो, मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि यहां पर मेरे सामने क्या है, 1/8 है।
या हम कह दें 1/6 मेरे पास 16 सही 2/3 है। अब आप इसको अगर 5/6 या हम कह दें कि हम इसे 5/6 करना चाहते हैं, तो 5/6 देखिए कैसे होगा। आप यहां पर 5 से गुणा किए तो 16 पंचे 80 कर दीजिए, और इधर 5 दूना 10/3 कर सकते हैं। परसेंट हो गया, लेकिन आपने भिन्न पढ़ा है, इतनी मैथमेटिक्स हम लोग जानते हैं कि हम 10/3 जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है उसको प्रॉपर कैसे बनाएंगे। 3 से इसको भाग देंगे, 3 तिया 9, तो मतलब 3 बार गया, तो 80 में 3 जोड़ दीजिए 83, एक बचेगा 83 सही 1/3% हो जाएगा। तो जरूरत के आधार पर जैसी हमको रिक्वायरमेंट होगी उस आधार पर हम यहां पर कन्वर्ट करते जाएंगे, जरूरत के हिसाब से हम लोग अपनी जरूरत के हिसाब से बदलते जाएंगे। जैसे मैंने इधर इवन को लिया था, ऐसे में अगर ऑड को ले लूं 1/3 ले लूं, 1/5 ले लूं, 1/7 ले लूं, 1/9 ले लूं, 1/11 ले लूं, 1/13 ले लूं, इसी तरह से 15 भी ले लूंगा, 17 भी ले लूंगा, मैं आपको समझाता हूं। 1/3 भैया 100 से भाग दे दो, 33 सही 1/3% होगा। 33 सही 1/3% होगा। 1/5 की जब जरूरत होगी तो 20% होगा। 1/7 की जब जरूरत होगी 14 सही 2/7% होगा। समझते जाना सब लोग, 14 सही 2/7% होगा। फिर इसी तरह से और आगे जब बढ़ेंगे तो हम 9 की बात अगर करेंगे हम लोग, देखिए क्या होगा, 11 सही 1/9% होगा, 9 सही 1/11% होगा, 13 सते 91, 7 सही 9/13% होगा। 1 जब 15 आ जाए, देखिए कभी हमको जरूरत पड़ गई, मान लीजिए 1/15, तो आप देख पा रहे हैं 5 तिया 15, मतलब इसका 1/3, इसका तिहाई मतलब 1/5 का 1/3 करेंगे तो 20 का तिहाई करेंगे तो 6 सही 3 से भाग देने पर 3 छंग 18, 6 सही 2/3% हम इसको लिख सकते हैं। 1/17 बन गया, डायरेक्ट 17 से भाग दे दीजिए, 17 पचे 85 होता है, 5 सही 15/17% हो गया, जरूरत के आधार पर कन्वर्ट कर लिया। फिर ध्यान दीजिएगा और कैसे हम इसको सोच पाएंगे, समझ ले। मैं चाहता तो इस टेबल को ऐसे एज इट इज आपको पीडीएफ में दे देता, कहीं पर लिख के दिखा देता, कहते सर आप सब देख लो। देखने से नहीं आती चीजें, समझने से और अप्लाई करने से आती, इसलिए मैंने यहां पर अपने आप सामने आपके लिख करके समझाने की कोशिश करी है, जिसका एडवांटेज थोड़ी देर बाद आप देख पाओगे, सब समझ पाओगे। यहां पर जब जरूरत पड़ी, मान लीजिए मैंने कहा 2/3 हम लाएंगे, जैसे मान लीजिए हम 1/3 था, डबल किया तो 2/3 हो गया। अगर इसको आपने डबल किया है तो इसको भी आपको डबल करना होगा, देखिए कैसे होगा। मतलब जब जरूरत पड़ेगी हम 2/3 की जगह पर क्या करेंगे, या कोई परसेंटेज दिया उसको हम कैसे 2/3 में कन्वर्ट करेंगे। 33 का डबल कर दे 66 हो गया, और 1 का डबल कर दे 2 हो गया, तो 66 सही 2/3% हो गया। 66 सही 2/3% हो गया। ऐसे ही मान लीजिए 1/5 दिया है, किसी ने कहा सर 3/5 क्या होगा, हमने जब इसका 3 गुना किया इधर भी तो 3 गुना हो जाएगा 60%। 1/7 दिया है, जरूरत पड़ने पर आपको लगा कि हमको 2/7 की रिक्वायरमेंट है, तो आपने तुरंत 14 दूना 28 कर दिया, और इसका भी डबल करके 4/7 कर दिया, 28 सही 4/7% हो गया। ध्यान देते जाना सब लोग। 1/9 था, आपने कहा सर हमको 5/9 बनाना है, तो हमने कहा यार 5/9 के लिए आपको 11 पचे 55 करना होगा, और ऊपर 5 से गुणा करेंगे 5/9% हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए 1/11 था, आप कह रहे सर 5/11 करना है, हम कहेंगे 5 से गुणा कर दीजिए, 9 पचे 45 होगा, और 5/11% हो जाएगा। ऐसे ही जहां जरूरत पड़े, जैसे अभी यही पर है, तो कहीं भी कोई जरूरत पड़े आप अपनी इच्छा के अनुसार आप कन्वर्जन कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं, संबंधित कर सकते हैं। साथ साथ ये तो भिन्न के रूप थे, अभी भिन्न की क्रिटिकलिटी आप धीरे धीरे देखते जाना कि कैसे यूज की जाएगी, कैसे इसका एडवांटेज है, क्या इसके फायदे हैं। कभी आपको एक मान दिया है तो मैंने शुरू में भी कहा 100% होता है। 1.5 मान दिया है तो आप कहेंगे सर ये 150% होगा, मतलब 1.5 गुना होगा। आप कह सकते हैं या सर 1.5 गुना होगा। आप 2 की जरूरत को समझ सकते हैं, 2 मतलब 200%। जब कहते नहीं कि कोई मान 2 गुना हो गया, आप यहां पर हमारे पैसे अपने निवेश कर दो, हम आपको डबल दे देंगे। कोई 2.5 लिखा है तो 2.5 गुना हो गया, मतलब 250% हो गया। 5 लिखा है तो 5 गुना हो गया, 500% हो गया। तो जो हमारे पास संख्या इंटीजर में कंसीडर होती चली जा रही है वो जस्ट उतना ही टाइम्स होती चली जा रही है, उतने गुने होती जा रही है। तो इस प्रकार की बातें यहां पर हम लोग कर सकते हैं।
इसके एडवांटेज को समझने की कोशिश करिए। शुरुआत हम छोटे प्रश्नों से करेंगे, लेकिन चीजें आपकी क्रिटिकलिटी आपको समझ में धीरे धीरे आती शुरू हो जाएगी, समझ में आनी शुरू हो जाएगी। जैसे सबसे पहले मैंने आपसे कहा, जो लोग अब कर सकते हैं कमेंट करके तुरंत आंसर बताएं। मैंने कहा कि 24,500 का, अब ये सिंबल है आप का मतलब हिंदी में का होता है, का मतलब गुणा होता है। आपसे मैंने कहा कि इसका 20% निकालो। कितना आसान सा डेटा मैंने लिया। 20% निकालने के लिए आपके पास तरीके बहुत सारे हैं। जैसे कि आप कह रहे सर 24,500 है, इसको मैं 20/100 कर देता हूं, तुरंत यह मान हम देखिए इससे खत्म कर दिया, इसका गुणा कर दिया, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 1 9, 2 दूना 4 कर दिया, तो आपने बता दिया कि हमसे 4900 रुपए हो गया। आराम से देख करके आप उत्तर बता सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर आपको तरीके जो बताने जा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना आप लोग। 20% को आप चाहते तो 10% गुणे 2, मतलब 2 पार्ट में हम कर सकते थे। किसी भी मान का जो भी आधार आपको दिया रहे, उसका 10% करना बड़ा ही आसान होता है। कोई संख्या हो, उसका 10% अगर आप जानते हो और उसका अगर 1% जानते हो, तो चीजें बड़ी आसान हो जाती है। 10% के लिए अंतिम के एक अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, 2450.0 होगा। 1% के लिए आपको 2 अंकों पर दशमलव लगाना पड़ेगा, तो 245.00 हो जाएगा। हमको 20% की आवश्यकता थी। अगर 10% हमारा 2450 है, तो 20% भैया 2 से गुणा होगा, इसमें भी 2 से गुणा होगा, तो आप समझ गए हैं कि कितना हो जाएगा। 24 दूना 48, 50 दूना 100, मतलब 4900 हो जाएगा, जो कि समझ सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप ऐसे किसी भी प्रोसीजर को फॉलो करें, क्योंकि यह जो डिजिट है ना, वो इंटीजर है, सिंपल पूर्णांक है। यहां तक तो सब बड़े आसानी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब हो जाती है ना जब यह हमारे पास 20 ना होकर के कोई क्रिटिकल भिन्न हो, दशमलव हो, कंफ्यूजन बढ़ जाता है। उस कंफ्यूजन से कैसे हटे, इसके लिए जो मैंने अभी पिछले टेबल में आपको पढ़ाया उसको समझने की कोशिश करो। आप इसको सिंपली 1/5 कह दो। क्या कह दो? 1/5। बस आप इसको 5 से इससे गुणा कर दो, मतलब आप इसका 1/5 हिस्सा निकालना चाहते हैं, तो 24,500 का 1/5 5 से डिवाइड कर दें। 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 5 9 45, 2 शून्य बढ़ गया, 4900 आप लिख सकते हैं। 4900 आप लिख सकते हैं, मान हो जाएगा। अगर हमने भिन्न में कन्वर्ट किया है तो चीजें आसान हो जाएगी। अब यहां पर ध्यान देने की कोशिश करिए, यह बातें तो सही है, थोड़ी सी जैसे प्रश्नों का लेवल इस तरह से हो गया। अब आप लोग जितने लोग देख सकते हैं जल्दी से कमेंट करके उत्तर बता दें, इसका मान क्या होगा। 216 का 16 सही 2/3%। अब यहां पर अगर कोई सोचे कि हम कन्वर्ट करके करेंगे तो इतना आसान नहीं होता है। आप इसका जानते हैं कि इस भिन्न का मान जो प्रतिशत में है, आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, यह 1/6 होता है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, इसका मान 1/6 होता है। इसका हम 216 के साथ अगर हम गुणा कर दें तो 6 देखिए बटा 6 3 18, 6 4 36, आंसर आपका 36 हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है, भिन्न कन्वर्जन सीख लीजिए, सब आसान हो जाएगा। 36 इस प्रश्न का मान हो गया, जो कि आप डायरेक्टली देख करके बता सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे बढ़िए और कमेंट करके बताइए, मैं आपके नाम लेता हूं। धीरे धीरे देखिए प्रश्नों का लेवल जैसे बढ़ेगा। आप आइए, मैंने कहा कि 5120 है का 37.5 का 37.5 आप समझने की कोशिश करो, इस प्रश्न का मान क्या होगा। अब आपने देखा कि यह 37.5 है, जो कि अगर चाहे तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं, हमने देखा था अभी अभी कि 12.5 जो था उसका जो भिन्न मान था 1/8 था, आपने देखा था। तो 12.5 को 3 से गुणा करने पे ही तो 37.5 आएगा। इसका मतलब इसको ही 3 से क्यों ना गुणा कर दें, अर्थात इसका भिन्न का मान 3/8 होगा। कैसे? चाहे तो आप इसको बटा 100 कर सकते हैं, बटा 100 करके भी मान निकाला जा सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि 12.5 का 3 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो मान कितना हो जाएगा? 37.5, अर्थात यह आपका 3/8 हो जाएगा, क्योंकि 12.5 का भिन्न कन्वर्जन 1/8 होता है। गुणे कर दीजिए, आपके सामने 5120 है। चलिए 8 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए 8 छंग 48 होता है, 3 2 8 चौके 32, 640 हो गया, गुणे 3, 3 शून्य शून्य, 3 चौके 12, 3 छंग 18 19, 1920 हो गया। देखिए आप सबके कमेंट आ रहे हैं, विक्रांत का है, अजय का है, माया का है, पंकज का है, वैबी का है, कौशलेंद्र का है, दीप्ति
सबका है, सबका देखिए 1920 आ रहा है, आपके सामने उत्तर है। कैसे किया? सिंपली हमको जैसे कन्वर्जन पता है तो हम लोग चीजों को रिलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं, देखिए आगे की क्लास में अगले क्वेश्चंस पे आता हूं, ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा जैसे देखिए प्रश्न बढ़ा, अब यहां पर प्रॉब्लम है, इस समय की स्थिति को हम कैसे ट्रेस करेंगे, कैसे समझेंगे। समझने की बात थी, दिमाग लगाते तो सब समझ में आ जाता। आपको क्या दिक्कत है? कोई अगर जैसे मैथ कर रहा, इतना जानता है कि हम सर क्या करेंगे, इसको हम इतने से गुणा करके 100 से मतलब भाग दे करके हम निकाल देंगे, इतनी बड़ी समस्या नहीं है। बट मैं चाहता हूं कि आप कैसे करें, ध्यान दीजिएगा। आप इसको दो खंडों में ब्रेक कर दीजिए, वो आपकी समझ पर डिपेंड करेगा, ऐसे नहीं होगा। समझ पर डिपेंड होगा तो इसको हम 16 सही 2/3 कर सकते। देखिए यह अभी मैं कर रहा हूं, लेकिन एक समय के बाद आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी, इस बात की मैं श्योरिटी ले रहा हूं अगर आप प्रैक्टिस में आ जाओ तो। 16 सही 2/3% और 20%, आप समझ लो कि जुड़कर दोनों 36 सही 2/3 बने थे। समझने की कोशिश करना, जो लोग समझ पा रहे हो वो एक्सेप्ट करें और बताएं कि हाँ सर हम क्लियर कर पा रहे हैं इसको। देखिए 36 सही 2/3 की इस प्रॉब्लम को हम दूर करने के लिए मैंने इसको दो टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। मेरे दिमाग में आया कि सर ये 2 सही 2/3 है तो 16 के साथ क्यों ना मर्ज कर दे, क्योंकि 16 सही 2/3 का मान तो हम जानते हैं ना कि 1/6 होता है, और 20 का मान हम जानते हैं 1/5 होता है। दोनों जुड़ करके 11/30 नहीं हो जाएंगे? 6 के 6, 5 1 के 5, 6 पंचे 30, 11/30 नहीं हो जाएंगे? तो आपको तो 150 का 11/30 करना है, 150 का 11/30 करना है। 30 पंचे 150 होता है, 11 पचे 55 होता है। क्यों ना इस प्रश्न का मान हम 55 बता दें? 55 बता दे, 55 सही तो है, क्या दिक्कत है बताइए। आपने देखा कि 36 सही 2/3 को हमने दो टुकड़ों में ब्रेक किया, 16 सही 2/3 और 20 जिसका मान 1/5, जिसका मान 1/6। अर्थात याद रखना, जब भी कभी अब आपका यह मान आए तो आपको करने की जरूरत नहीं हो, आप इसको तुरंत 11/30 लिख सकते हो। 11/30, 30 से गुणा किया मैंने 150 को तो 5 हुआ, और उधर 5 को 11 से गुणा किया तो 55 आया। 55 इस प्रश्न का मान हुआ। आ जाए एक प्रश्न और, देखिए आ जाए सब लोग, देखिए एक प्रश्न और देखा जाए। हम लोग देखिए इसकी बात करें, और मैं चाहता हूं कि आप प्लीज सभी लोग कमेंट करके बताएं। हाँ, आप लोग प्लीज कमेंट करके सब लोग बताएं, इस प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए। 217 है का 18 सही 4/7% है। कंफ्यूजन यहां भी थोड़ी सी बन रही है, तो मेरे दिमाग में यहां पर 2 डिजिट आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने 16 सही 2/3 का प्रयोग किया, 20 का प्रयोग किया, ऐसे ही मेरे दिमाग में यहां भी 2 डिजिट आ रहे हैं। एक तो आपका वही जो है 28 सही, आपने देखा था 4/7 आया था। अब 4/7 देखते ही मेरे दिमाग में आ गया। मैंने देखा था 1/7 था, मैंने देखा था 2/7 था। 1/7 का मान 14 सही 2/7 था, इसका मान 28 सही 4/7 था। तो क्यों ना हम इस मान को 28 सही 4/7% माइनस 10% कर दें। क्या दिक्कत है बताएं? ये चीज अभी एक बार समझ लो तो आपको सब आसान हो जाएगी। 28 सही 4/7 में से अगर 10 मैं निकालूंगा तो 18 सही 4/7 ही तो आएगा। इसका मान आपने देखा था कि 2/7 होता है। देखिए 2/7 होता है, पहले से पढ़ चुके हैं। इसमें से 1/10 घटा दीजिए, क्योंकि 10% मतलब 1/10 होता है। 10 दूना 20, 20 में से 7 निकला, 13/70 हो गया। कितना हो गया? 13/70। अब आप बताओ 13/70 क्या होगा? 13/70 का ही तो मुझे अब करना होगा 217 करना होगा। 7 से देखिए 10 बार गया, 7 त्रिक 21, 7 1 के 7। ठीक है, चलिए हम 13 के 13 होता है, कैरी 1, 13 तिया 39, 39 1 40, 10 यहां पर नीचे है तो एक अंक पे दशमलव लगा दें। आंसर आपका 40.3 नहीं हो गया? 40.3 आपके इस प्रश्न का उत्तर कितने बेहतरीन तरीके से जो बता रहे हैं। लेकिन जो लोग परसेंटेज लगाए हैं उनको वो लोग थोड़ा सा समझ लें, परसेंटेज नहीं, हम तो वैल्यू निकाल रहे हैं। तो वैल्यू निकाल रहे भाई, तो आपको ध्यान में रखना होगा इस तरह की बातों को। कितनी भी क्रिटिकल स्थिति में आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि घर पर जितने भिन्न संभव हो उनको प्रतिशत में कन्वर्ट करिए, प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करिए। जितने ज्यादा पन्ने भर सके उतने भरिए, आपका सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको समझ करके चलना होगा। अब देखिए जैसे इस तरह के कन्वर्जन पर प्रश्न पर एक और चीज को मैं ले लेता हूं, जो मैंने अभी आपको टेबल बनवाया उसी पर आधारित एक और बात हम कर लेते हैं। आप समझिए, कहा गया एक व्यक्ति है मिस्टर यक्स की जो आय का 25%, आय का 25% आप समझ गए होंगे कितना होता है, 15,000 के बराबर है।
उनकी ज्ञात करना है सबसे पहले आय का 2/5 हिस्सा, आय का 2/5 हिस्सा, फिर आय का 16 सही 2/3 भाग, फिर आय का 1/3 आपको ज्ञात करना है, आपको बताना है। चलिए सब लोग ध्यान दीजिए, 25% अगर है तो प्रतिशत के ही हिसाब से अगर आप चलोगे तो भी उत्तर कर पाओगे, भिन्न के आधार पर चलेंगे तो भी उत्तर कर पाएंगे। 25% होता क्या है, आपने पढ़ा कि 1/4 होता है। 1/4 का मान भैया 15,000 है। जो लोग बता सकते हैं जल्दी से बता दें कि उनकी आय क्या होगी। हाँ, उनकी आय क्या होगी। जब 1/4 का मतलब 15,000 है तो यार 1 का मान 60,000 नहीं हो जाएगा, 15 चौके 60। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, आय प्रतिशत में करेंगे तो 100% होगा, संख्या में करेंगे तो केवल 1 होगा। तो मैंने 1 का मान निकाल दिया, मतलब उनकी आय निकलकर सामने आ गई जो कि 60,000 है। अगर उनकी आय का 1/4 भाग 15,000 था तो उनकी कुल आय कितनी होगी, 60,000 होगी। दूसरी बात समझिए, आय का 2/5 कह रहा है। 2/5 को हम समझे, बस आसान स्थिति हमारे सामने है। हम लोग जब 1 का मान निकाल चुके हैं तो अब 2/5 निकालना मेरे लिए कितना आसान है बताइए। 5 से भाग दे दीजिए, 12,000 हो गया। 12 दूना आप कह सकते हैं कि आय का 2/5 कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। आय का 2/5 हिस्सा 24,000 हो जाएगा। फिर इसी तरह से आपको आय का 16 सही 2/3% निकालना है, जो कि 1/6 होता है, जो कि 1/6 होता है। जब आपने देखा कि कुल आय 60,000 है तो 60,000 का 1/6 कर देंगे, इसका मान भाई 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। आय का आप देख पा रहे हैं कि 1/6 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। उसी प्रकार से आय का 1/3, जब 60,000 कुल इनकम है तो 60,000 का 1/3 भैया 20,000 हो जाएगा। रिलेट करना सीखिए, संबंध बना के सीखिए, आपको कभी ऐसी समस्या नहीं आएगी। भिन्न का यूज करिए, परसेंटेज के प्रयोग के साथ सभी प्रश्नों को आप आराम से कर सकेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। मैंने शुरू में आपको बताया, जो हम बातें करना शुरू किए थे आज आपके साथ, देखिए मैंने यहां से शुरू किया था। मैंने कहा कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कन्वर्जन सीखने की बहुत जरूरत है। यह कन्वर्जन मेरे अकेले सिखाने से नहीं होगा, यह आपको प्रैक्टिस में खुद को लाने से होगा। इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा आपको, या आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जितना संभव कन्वर्जन हो, अगर अच्छी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं पॉजिटिविटी के साथ, तो आप जितने पॉसिबल कन्वर्जन हो आप करें, करके हमें बताएंगे सर मैंने ऐसे किया। आप बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे परसेंटेज में, और उससे संबंधित जो मैंने बताया कि सारे टॉपिक होते हैं सब में। तो अच्छा करने के लिए आप कन्वर्जन सीखिए, लेकिन कन्वर्जन के बाद हम इसी कन्वर्जन का प्रयोग अगर किसी अन्य टॉपिक में इन्वॉल्व करें, जैसे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो हम कैसे कर पाएंगे, मैं उसकी बात करता हूं। मतलब अब मैं थोड़ा सा प्रतिशत के इस कन्वर्जन का प्रयोग या प्रतिशत का संबंध लेके स्टार्ट करने जा रहा हूं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मैंने आपको पहले से बता दिया है कि इस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जिसको आप वृद्धि और कमी कहते हैं, इसी से हमने लाभ हानि छूट का चैप्टर बना दिया, इसी से हमने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर बना दिया। आपको नया कुछ पढ़ने की जरूरत ही ना हुई। और एकल के बाद दूसरा है कंटिन्यूड, अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन हिंदी में हम इसको कहते हैं सतत बार। मैं थोड़ा समझा देता हूं भैया, थोड़ा समझ लीजिएगा आप सब लोग जो है क्या होता है। जैसे कोई मान है, कोई वस्तु का कोई वैल्यू है, उसको आप एक बार बढ़ा दो उसके मान को प्रतिशत रूप से, तो उसको एकल वृद्धि कहते हैं। अब उसको बार बार बढ़ाओ तो जो बाद में चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता है, तो वह आपकी सतत वृद्धि या कमी होती है। तो सबसे पहले शुरुआत में एकल से करूंगा, एक बार की वृद्धि या कमी की बात करूंगा। उसके पहले थोड़ा समझ लीजिए, कोई भी बेसिक मान है, यह बेसिक जो वैल्यू है वह कुछ भी हो सकती है। ध्यान देना क्या क्या हो सकती है। यह किसी भी व्यक्ति की आय हो सकती है, कोई वस्तु का दाम हो सकता है, किसी के परीक्षा के अंक हो सकते हैं, किसी को मिल रही सैलरी हो सकती है। कोई भी शुरुआत का मान जो बेसिक वैल्यू कहलाती है, उसको जनरली हम 100% मानते हैं। कितना मानते हैं, 100%। मतलब मेरा मान है, जैसे मान लो मेरी इनकम 10,000 रुपए है, तो मेरे लिए वही 100% है। अब मैं उस 10,000 में 10% किराए के लिए, 15% पढ़ने के लिए, 8% इसके लिए, उसके लिए खर्च करूंगा, लेकिन मेरी वैल्यू 100% है।
मान लो मैं व्यवसायी है, मुझे पेन बेचनी है, मैं एक स्टेशनरी की शॉप चलाता हूं, इस पेन के लिए मैंने एक पूंजी लगाई है, कुछ दाम लगाया है, खरीद कर लाया हूं, तो सबसे पहले मैंने इसका एक दाम पे किया है जो मेरा निवेश था। अब मैं लाकर इसको फायदे पर बेचूंगा, मतलब वृद्धि करके बेचूंगा। कभी ऐसी स्थिति हो गई मेरी पेन डैमेज हो गई तो मैंने इसको कुछ दाम घटाकर भी बेच दिया। दूसरी, मैं जो आय व्यय पे डिस्कस कर रहा था, ऐसे थोड़ा समझिएगा, जैसे मैं ये 10,000 कमाता हूं, कोई 1 लाख कमाता है, तो 10,000 भी मेरे लिए 100% है, 1 लाख उसके लिए 100% है। वह भी अपनी इनकम से 10%, 15%, 8%, 5% अलग अलग जगहों पर खर्च करेगा। मैं भी अपनी इनकम से ऐसे ही कुछ खर्च करूंगा। अब वो अमाउंट अलग अलग है, बात दूसरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रतिशत से किसी की वेल्थ का नॉलेज नहीं किया जा सकता, किसी की अमीरी गरीबी डिसाइड नहीं किया जा सकती। जैसे कोई कह रहा है, ध्यान दीजिए आप सब लोग, कोई कह रहा है कि यार मैं कोई काम कराता हूं और उस काम का 50% कमीशन लेता हूं। दूसरा कह रहा है कि मैं उस एक काम मैं कराता हूं जिसका मैं केवल 1% कमीशन लेता हूं। अब आप कहेंगे यार 1% वाला तो गरीब होगा, इसके पास तो कम पैसे होंगे, 50% वाला खूब अमीर होगा क्योंकि ज्यादा कमीशन लेता है। बाद में मुझे पता चला कि जो 50% वाला है उसका जो मैक्सिमम काम की वैल्यू होती है वो 10,000 रुपए की होती है। अब 10,000 का 50% निकाल तो 5,000 कमीशन पाता है। और जो 1% कमाता है बहुत बड़ा बिल्डर है, बहुत बड़ा जो है करोड़ों का ट्रांजेक्शन एक बार में कराता है। अगर 1 करोड़ का भी करा दिया तो 1% उसका 1 लाख रुपया हो गया, तो 1 लाख रुपए की बिजनेस पाया। तो कहने का अर्थ होता है कि परसेंटेज से किसी की अमीरी गरीबी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता जब तक बेस वैल्यू निर्धारित ना हो। लेकिन आप इतना दिमाग में रखकर चलिए, हमेशा किसी का बेस 100% हुआ करता है। अब उस 100% में आप जो भी वृद्धि कर देंगे, वृद्धि आप 10% की वृद्धि करेंगे तो वह उसका 110% हो जाएगा, 15% की वृद्धि करेंगे 115% हो जाएगा, 20% की वृद्धि करेंगे 120% हो जाएगा। अब तक तो आसान है, लेकिन वृद्धि करनी पड़ेगी 12.5% की, 18% की, 63% की, ऐसी वृद्धि करनी पड़ेगी जो प्रॉब्लम देगी। ऐसे कमी की बात करिए, 10% की कमी कर दे तो उसका 90% हो जाएगा, 20% की कमी कर दे तो 80% उसका हो जाएगा, 25% की कमी कर दे 75% हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग किसी भी एक मान के जो बेसिक मान जिसका था उसमें से हम कुछ बढ़ा सकते हैं और कुछ घटा सकते हैं। वो भी हम केवल अभी एकल बार की वृद्धि या कमी की बात कर रहे हैं, मतलब सामान्य वृद्धि या कमी कर रहे हैं, हम सतत बार की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब आप समझो कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकेंगे, कैसे सोच सकेंगे, इस वृद्धि कमी को कैसे हम इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। जैसे एक तरीका मैं ऐसे बता दूं कि मान लो किसी भी वस्तु का वर्तमान मान ए है, उस मान में अगर x% की वृद्धि हो रही है, देखिए यह इस वैल्यू का वर्तमान मान है, किसी भी वस्तु का यह वर्तमान मान है। खूब अच्छे से समझिएगा, सारी बात क्लियर होगी। यह वृद्धि प्रतिशत है, वृद्धि प्रतिशत है, तो नया मान देखिए क्या हो जाएगा। अगर हम वृद्धि प्रतिशत को लेकर चलेंगे, नया मान हो जाएगा a गुणे 100 प्लस x% अपान 100। यह हो गया, यहीं पर केवल वृद्धि निकालनी है, तो वृद्धि हो जाएगी x अपान 100 इंटू ए। ये सब बेसिक फार्मूले होते हैं जिसका प्रयोग हम लोग बहुत एकेडमिक में करते हैं, कंपटीशन में कभी नहीं करते हैं। वृद्धि के लिए हम प्लस लगा देंगे, कमी के लिए हम माइनस लगा देंगे, अपनी जरूरत के आधार पर चीजों को फिक्स कर देंगे, आपकी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाएगी। बट इस रिक्वायरमेंट से कुछ होने वाला नहीं है। काम तब समझ में आएगा जब कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे। ऐसे प्रश्न देखने से पहले एक आध एग्जाम्पल हम आपको करवा दें, तब थोड़ी सी बातें आपको समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक दुकानदार कोई एक वस्तु खरीदता है जिसका दाम 1200 रुपए है, उसका वर्तमान मान 1200 रुपए है। उस मान वस्तु के मान में वह 25% की वृद्धि करके बेचना चाहता है, 25% की वृद्धि करके वह बेचना चाहता है। तो ये 25% की वृद्धि करके बेचने के बाद जो प्रश्न हमसे पूछा जाएगा वह यह होगा कि उसका नया मान क्या होगा। उस वस्तु का हम प्रिंटेड करना चाहता है, 1200 में खरीद करके वह 25% बढ़ाकर दिखाना चाहता है ग्राहक को, तो कितना दिखाएगा। तो हमसे दो चीज पूछ सकता है कि नया मान क्या होगा या वृद्धि का मान क्या होगा। तो आप इन दोनों के लिए जो अभी हमने तरीके बताए उसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सामान्य तौर पर लोग करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने हिसाब से चीजों को लेकर चलेंगे। मैं आपको समझाता हूं, इसके लिए तुलना भी इंपॉर्टेंट है, तुलना भी लेके चल सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी वस्तु का बेसिक मान 100 मानते हैं, 25% बढ़ाएंगे तो उसका मान 125 हो जाएगा, मतलब 100 से 125 हो जाएगा। 100 का जो मान है
वह आपका 1200 के बराबर है। तो 25 नहीं 125 का मान क्या होगा? आप इससे ऐसे कर सकते हैं, 12 से इसमें गुणा कर सकते हैं, 12 पंचे 60, 12 दूना 24 से 30, कैरी 3, 12 के 12 3 15। उस वस्तु का नया मान 1500 हो गया। आप देख पा रहे हैं कि 1200 से 1500 मतलब 300 की वृद्धि हो रही है। आप डायरेक्ट 25% निकालते तो 300 आ जाता, बट अभी तो समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज 25 का है। यही परसेंटेज टफ होगा तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। अब उस बड़ी प्रॉब्लम से कैसे बचे मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसी प्रश्न को अगर मैं कुछ ऐसे करता, जो यह रिक्वायरमेंट आपसे पूछी गई थी, उस रिक्वायरमेंट के लिए अगर शुरू में जो हमने पढ़ा है 25% का अर्थ मैं 1/4 जानता हूं। 1/4 अगर कभी इस प्रकार का जो भिन्न बना, देखिए प्रतिशत वृद्धि और कमी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हर का मान होगा वह आपका प्रारंभिक मान होगा, वह प्रारंभिक मान होगा। जो अंश का मान होगा वह आपकी वृद्धि या कमी होगी, क्योंकि आप वृद्धि भी कर सकते हैं, कमी भी कर सकते हैं। जो नया मान होगा वृद्धि के लिए जुड़ेगा और कमी के लिए घटेगा। अब देखिए नया मान 2 बन सकता है वृद्धि के लिए आपको 4 में 1 जोड़ दीजिए 5 हो जाएगा, और कमी के लिए 4 में 1 घटा दे तो 3 हो जाएगा। अब आप समझने की कोशिश करो, यह चीजें कितनी आसान बना देगी। अब आप देख रहे हैं कि आपका प्रारंभिक मान 4 है, जिसकी तुलना मैं कर सकता हूं 1200 से। 4 का मान 1200 हो गया। आपको वृद्धि करके इस वस्तु का मान 5 नजर आ रहा है, तो 5 का मान क्या होगा? इसके लिए आप सबसे पहले 1 का मान निकाल दीजिए 300। 300 को 5 से गुणा कर दे 1500 हो गया। उसी प्रकार से अगर 4 का मान 1200 था, जरूरत पड़ रही है कमी की, मतलब 3 का मान ज्ञात करना है, तो 4 दिया 12 होता है, 300 गुणे 3 कर दें तो 900 हो जाएगा घट करके। मतलब आप समझ गए होंगे कि हम भिन्न का प्रयोग करेंगे ओवरऑल अपने पूरे टॉपिक में। भिन्न का प्रयोग करके ही प्रश्नों को हल करना सबसे आसान चीज होती, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होती है। इसीलिए आप जब कभी कुछ ऐसे प्रश्नों को फेस करें, जैसे कहा किसी वस्तु का मान 25% बढ़कर 52.50 रुपए हो जाता है, उस वस्तु का प्रारंभिक मान क्या था? अब प्रश्न देखिए, जो लोग कर सकते हैं प्रश्न को हल करें, बताएं। मैंने कहा किसी वस्तु का मान 25% बढ़कर, 25% का मतलब क्या होता है आपको पता है कि 1/4 होता है। 25% का मतलब 1/4 होता है। 1/4 में यह प्रारंभिक मान है, प्रेजेंट वैल्यू है, यह आपकी वृद्धि है, और इस वृद्धि को अप्लाई करेंगे तो न्यू वैल्यू आपकी हो जाएगी 5। न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। अब आप अपनी प्रश्न की कंडीशन को नोट कर सकते हैं। किसी वस्तु का मान 25% बढ़कर 52.50 हो जाता है, उस वस्तु का प्रारंभिक मान स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी? तो जो नया मान 5 है, इसकी तुलना आप 52.50 से कर सकते हैं। अगर 5 का मान इतना है भैया, 1 का मान क्या होगा? 5 1 के 5, 0, 5 5 25, 0, 10.50 हो जाएगा। अब आपको निकालना है 10.50। अगर यह हो गया तो प्रेजेंट वैल्यू 4 का मान क्या होगा? 4 से गुणा करें, 4 0 0, 4 पंचे 20 होता है, कैरी 2, यह आपका 4 1 के 4 42 हो जाएगा। 42 हो जाएगा, उसका प्रेजेंट मान 42 था, जो कि 25% बढ़कर, जो कि 25% बढ़कर कितना हो गया था? 52.50 हो गया था। क्या जरूरत थी आपको किसी भी और चीज को अप्लाई करने की? और डिजिट ऐसे रहेंगे ना कि प्रॉब्लम देंगे, भले ही छोटे स्तर के प्रश्न रहेंगे, लेकिन इसकी डिजिट इतनी क्रिटिकल कर दी जाती है कि हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। हमको लगता है बताओ यार, इतना आसान प्रश्न है, करने की मेरे अंदर क्षमता है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं। ये बड़ी समस्या हमारे साथ बनती है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग इस चीजों को समझ पाएंगे, और एक आध प्रश्न लेंगे तो और गंभीरता आपको समझ में आएगी। देखिए, प्रश्न को रिलेट करिए तो आपको क्लियर होगा कि क्या पूछा है, क्या करना था। किसी वस्तु का प्रारंभिक मान इतना है। देखिए, किसी वस्तु का प्रारंभिक मान 28.70 है, जिसमें यदि 28 सही 4/7% की वृद्धि हो, 28 सही 4/7% की वृद्धि हो, तो उस वस्तु का नया मान, मतलब उस वस्तु का मान क्या हो जाएगा? मतलब नया मान क्या हो जाएगा? अब जो लोग प्लीज इसको बता सकते हैं बताएं, और करके आंसर बताएं मुझे, जो लोग कर सकते हैं जल्दी से। देखिए, सबसे पहले आप इसी प्रतिशत को रिलेट किया करिए, और जल्दी से मुझे कमेंट करके आप बता दें इस प्रतिशत का भिन्न मान क्या होगा। मैं जानना चाहता हूं प्रतिशत का करंट भिन्न मान क्या होगा। जो लोग बता सकते बताएं जल्दी से।
28 सही 4/7% का भिन्न मान जितने लोग लिख सकते हैं जल्दी से लिख दें, बताइए। 28 सही 4/7, 2/7। देखिए प्रेम पीजी ने कहा है कि 2/7 होगा, बहुत बढ़िया। देखिए आंसर भी आना शुरू हो गया। मैंने अभी भिन्न का मान पूछा है, मैंने भिन्न का मान पूछा है, इसका मान 2/7 होगा। इतनी बातें आप लोग शुरू में सीख चुके हैं, बहुत अच्छा लगा। 2/7 है, इसका यह प्रारंभिक मान है, यह प्रेजेंट वैल्यू है, यह आपकी वृद्धि है, 2 आपकी क्या है, वृद्धि है। चलिए प्रेजेंट वैल्यू 7 है, 2 आपकी वृद्धि है। आप देख पा रहे हैं, आपसे नया मान पूछा है, न्यू वैल्यू। आप समझ गए कि 7 में 2 जुड़ करके 9 हो जाएगा। 7 में 2 जुड़ करके क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप अपनी प्रेजेंट वैल्यू 7 जो कि भिन्न में हर होता है, उसकी तुलना आप 28.70 से कर दो। एक का मान देखिए, 7 चौके 28, 7 1 के साथ 4.10, 9 का मान निकालना है, 0 9 1 के 9, 9 चौके 36, 36.90 हो जाएगा। सही उत्तर आपके सामने बोर्ड पर आप लोग बता दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए 36.90 करेक्ट मान है, सही उत्तर है इस प्रश्न का, जितने लोग बता रहे, बहुत बढ़िया लगा। एक बात और सोचिए, यहीं पर अगर हमसे पूछा होता कि घटकर क्या हो जाएगा, अब जो लोग कमेंट करके बता सकते बताएं। अगर यहीं पर हमसे पूछा होता, क्वेश्चन थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, कि प्रारंभिक मान 28.70 है, जिसमें 28 सही 4/7% की अगर वृद्धि नहीं, अब की बार हम वृद्धि को कर दे रहे हैं, सपोज करिए कमी, तो कमी करने पर नया मान क्या हो जाएगा? जो लोग बता सकते हैं कमी के बाद नया मान क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तो आप समझ रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू अगर 7 है, 2/7 बताने पर 2 की अगर कमी होगी वृद्धि की जगह पर, तो न्यू वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब आपने देखा कि 7 का मान जो बगल था वही होगा 28.70, एक का मान आपके हिसाब से 4.10 होगा। घट करके यह 7 से 5 मतलब 5 0 0, 5 1 के 5, 5 2 के 20, 20.50 हो जाएगा। घट करके 20.50 हो जाएगा। करेक्ट उत्तर आपके सामने बोर्ड पर नजर आएगा। आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर 20.50 हो जाएगा। तो यहां तक यह बातें आप समझ पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न मैं और ले रहा हूं, इसको भी करें और फाइनल करें इस क्लास को। यदि किसी वस्तु का मान 34 सही 1/11% की वृद्धि के बाद 11,800 रुपए हो जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक मान ज्ञात कीजिए। वस्तु का प्रारंभिक मान ज्ञात कीजिए। आप लोग समझने की कोशिश करो, प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे करना है मैं इसको आपको बताता हूं। चलिए देखिए कैसे किया जा सकता है। जैसे हमने कहा 34 सही 1/11% की वृद्धि के बाद अगर उस वस्तु का मान यहां पर 11,800 रुपए हो जाता है। यह एक प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के तौर पर दे देता हूं, जितने लोग कर सके आप सब लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके मुझे बताएं। मैं भी समझूंगा कि आपने कर लिया है, आपको समझ में आ गया है। मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करूंगा। यह प्रश्न एक आसान सा प्रश्न, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि आप कितना दिमाग लगा सकते हैं। किसी वस्तु का मान 34 सही 1/11% की वृद्धि के बाद 11,800 रुपए हो जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक मान क्या था? वेट करूंगा मैं आपके इस प्रश्न के उत्तर का। मैं आशा करता हूं इस सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने सीखा होगा काफी कुछ। और अगर नहीं सीखा है तो रिवीजन आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोग पहले से पढ़े होंगे तो उनका रिवीजन एक प्रॉपर हो गया होगा। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़े, अगर शुरुआत से चीजों को कंसीडर करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। एक सेशन में कल फिर कंटिन्यू करूंगा और इससे इतने बेहतरीन बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आऊंगा जो कि आपके रियल एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, आपके टॉपिक की गंभीरता को एकदम से स्पष्ट करेंगे और इसकी क्रिटिकलिटी को दूर कर देंगे। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, आपको समझ में आया है तो आप जरूर उसको बताएंगे। प्रश्न का उत्तर आपके सामने आपका कमेंट में होना चाहिए, मैं इसका इंतजार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।